इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं कि अध्यात्म का मतलब दुनिया से भागना नहीं, दुनिया को जीतना सीखना है। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने सुना है कि 20 साल पहले आपने अपने आईआईएम अहमदाबाद एमबीए के जस्ट बाद एक एक्सेल शीट बनाई थी, शायद जर्नी टू अ फ्री मैन के नाम से। उस शीट में शायद कुछ आपकी प्लानिंग थी कि आप कितनी जल्दी अपने लोन सेटल करके फ्री होना चाहते थे। तो मतलब आप तो स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में फाइनेंशियल प्लानिंग और दुनियादारी के कैलकुलेशंस का क्या रोल होता है? आचार्य प्रशांत, उसका शीट का नाम था फ्री मैन इन मार्च, जर्नी टू अ फ्री मैन नहीं था। बहुत पुरानी एक्सेल वो सेव करके अभी भी रखी हुई है। मेरी वह शीट बनी हुई थी कि मुझे कितनी जल्दी किस तरीके से अपना कर्जा पटाना है। आप लोग क्या सोचते हो? हर चीज का जवाब बस ये है, अपने माही टिटोले। वो शीट बनी हुई थी फ्री मैन इन मार्च क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना चाहता था। तो उसमें मैं अपने एक छोटे से छोटे खर्चे का हिसाब रखता था। एजुकेशन लोन था और कुछ मैंने कर्जे ले रखे थे, वो मुझे सब खत्म करने थे जल्दी से जल्दी। अब वो मैंने जल्दी नहीं खत्म किए होते तो ये संस्था नहीं बनी होती आपकी। आपको मालूम है, लोगों के एजुकेशन लोन 20-20 साल चलते हैं, हाउस लोन की तरह आजकल। हमने सब 2.5-3 साल में निपटा दिया। छवि बनाई है आप लोगों ने। सुनिए, आप लोगों ने छवि बना ली है अध्यात्म की, कि अध्यात्म का मतलब होता है एक बंद कमरा, एक सुनसान जगह और एक ऐसा आदमी जिसे दुनियादारी की कोई तमीज नहीं है। जिसको कह दो कि जाओ दुनिया में कुछ करके दिखाओ तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। या वो बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। आप मेरी शीट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं दुनिया में भी बहुत सारे तरीकों से अग्रणी रहा हूं, विजेता रहा हूं। और मैं यहाँ बस किन्हीं प्रवेश परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक से लोन लिया तो जितनी अवधि का लोन था उससे बहुत पहले मैंने उसे चुका दिया। आपने कभी बाइक में 10 रुपये का पेट्रोल डलवाया है? कुछ महीनों का एक अंतराल था जब मैं 10 रुपये, और ये तब है जब मेरे पास एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी आईआईएम के बाद। मैं एक एक रुपया रोक रहा था। मेरे कुछ दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू करी थी। मैं दिन में जीई में काम करता था, जनरल इलेक्ट्रिक, और 6-7 बजे वहां से फ्री होकर मैं चला जाता था, और वो जो स्टार्टअप थी मैं उसमें काम करता था। और वो काम चलता था रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक। उसके लिए मैं दिल्ली जाता था, जॉब मेरी गुड़गांव में थी। बाइक से जाता था और वहां से काम खत्म करके रात में 2 बजे मैं वापस गुड़गांव आता था और बिना जूते उतारे मैं लेट जाता था। जूते? छोटी सी मेरी एक आप चारपाई बोल लीजिए वो थी। उसमें जूते बाहर लटक रहे होते थे, पाँव वैसे। मैं वैसे ही उठता था, ऑफिस चला जाता था। ऑफिस सुशांत लोक में मेरा फ्लैट था, वहां से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर था, वहां चला जाता था। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था, उसमें मैं वापस आ जाता था, आधे घंटे फिर नींद पूरी कर लेता था, फिर वापस चला जाता था। 5-6 घंटे की नींद रात में, आधे घंटे की बीच में दोपहर में। वीकेंड पर काम न करना पड़े इसलिए वीकडे पर ही मैं और ज्यादा काम करके निपटा देता था। उसमें एक और मेरा स्वार्थ रहता था, अगर 8-9 बजे तक काम करके निपटा दो तो 8 बजे वहां नीचे कैंटीन में खाना मिलना शुरू हो जाता था। वहीं खाना भी खा लेता था, वो खाना मुफ्त होता था। वहां से बाइक उठाकर दिल्ली, वहां काम किया, वहां से फिर वापस। और वीकेंड्स पर क्या करता था, सैटरडे संडे? ये तो वीकडेज की बात हो गई। तो वो जिसको आप लोगों ने HIDP होलिस्टिक्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में जाना, मैं जाकर के उसके ट्रायल्स और टेस्टिंग करता था, कॉलेजेस में पढ़ाता था। और पूरे हफ्ते का कोर्स चूंकि मैं 2 ही दिन में पढ़ाता था तो एक दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाया करता था। ये था फ्री मैन इन मार्च। फ्री मैन इन अ पर्टिकुलर ईयर भी नहीं, मैंने यह नहीं कहा था कि फ्री मैन इन 2006 और 7 महीना पकड़ा था कि इस महीने में मुझे अपने आप को आज़ाद कर देना है। और कैसे आज़ाद कर देना है? बंधन दुनिया से ही जुड़ने से बने हैं ना। दुनिया में गया था एजुकेशन लेने के लिए तो चढ़ गया भारी एजुकेशन लोन। तो दुनिया से फिर कैसे निपटना है इसकी तमीज़ होनी चाहिए। अब नहीं लगता है, पर मेरे समय में जो लोग थोड़े पुराने होंगे वो जानते होंगे, गैस का सिलेंडर भी लग जाता था कारों में, सस्ता पड़ता था। मैंने वो भी करा है। अरे माँ ने सिलेंडर लगाने की एजेंसी नहीं खोली थी, कल को कुछ भी छाप दो कहीं, क्या पता। क्योंकि ये दुनिया कैसी है उससे निपटना है मुझे। कौन सी आंतरिक मुक्ति होगी अगर बाहर मैं खुद ही बंधन पाल करके बैठा हुआ हूं। अब मुझे बंधन सिर्फ काटने नहीं थे, जल्दी काटने थे।
बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, पर वो सैलरी इसलिए नहीं थी कि मैं उसको भोग लूं, वो सैलरी इसलिए होती थी कि वो आती थी तो उसमें से थोड़े से पैसे बस छोड़ के बाकी सब मैं बैंक को दे आता था कि ये लोन जल्दी खत्म करो, मुझे कुछ और करना है। मुझे नहीं यहाँ कॉर्पोरेट में रहना, और मुझे दुनिया को जानना था, तो जितने अलग तरीके के अनुभव हो सकते थे लिए। इसलिए भी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाने में एक हाइक मिलती है, वो भी तो था ही। और दूसरा ये कि मुझे कंसल्टिंग में जाना था। कंसल्टिंग में जाकर 1 साल में 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज को जान लिया मैंने कहा जानो और मुक्त हो जाओ। पता चल गया यहाँ मामला क्या है, खेल कैसे चलता है। जिस खेल का पता नहीं हो उस खेल में हारोगे कि नहीं हारोगे, जानना जरूरी होता है। दुनिया में विजय होना सीखो। मुझे यहाँ पर हंटों और भगोड़ों की फौज नहीं बनानी है। न मैं भागा हूं, न मैं हारा हूं, न मुझे भागते हुए और हारते हुए लोग अच्छे लगते हैं। न मैं कभी मजबूरी का रोना रोता, न मुझे मजबूर लोग अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो, बोल देते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, यह नहीं है, हम तो 500 रुपये भी नहीं दे सकते, अरे 1000 रुपीज़। यह इस तरह की बातें करते हो। मेरे सामने ऐसी बात करोगे, मैं 1 मिनट में कह दूंगा, इनको निःशुल्क ले लो। पर जितनी बार मैं ये बात सुनता हूँ, आपके लिए मेरे मुंह का स्वाद कसला हो जाता है। क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास 500 रुपये 1000 भी नहीं है, वह भी दुनिया के सबसे ऊंचे काम के लिए। क्यों ऐसी जिंदगी? मैं नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूर है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच मजबूर हो, उसके पास सचमुच पैसे न हों। मेरा सवाल ये है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? और यह सवाल कोई आध्यात्मिक गुरु आपसे नहीं पूछता, पर मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का बहुत जरूरी सवाल है। तुम ऐसे क्यों हो कि तुम्हारे पास ऊंची से ऊंची चीज के लिए भी धनाभाव है? क्यों नहीं कमाना जानते? और ठीक है, करोड़पति बनना एक अलग बात होती है, पर आज जैसी दुनिया है और जैसी अर्थव्यवस्था है, उसमें एक सम्मानजनक कमाई करना भी अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। मैं अपने हाथों से प्रतिदिन, हमारे यहाँ पर एक इनबॉक्स है, उसमें मेल आती हैं। रोज कभी 2, कभी 5, कभी और ज्यादा। यहाँ ये राघव बैठा हुआ है, मैं इसको खुद ही भेज देता हूँ कि राघव अप्रूव, राघव कर दो। लोग इतना इतना बड़ा निबंध लिख के भेजते हैं अपनी मजबूरियों का, कि हमारा ऐसा है, मैं पूरा पढ़ता भी नहीं। मैं कहता हूं कि अगर यह वाकई लिख रहे हैं इतना, तो तुम इनको सब निःशुल्क दे दो। दो निःशुल्क, दो निःशुल्क। लेकिन मैं जितना पढ़ता हूं, उतना कोई मेरे मन में पुलक थोड़ी उठती है। कोई लाख रुपये महीने की बात होती और आप अपनी असमर्थता बताते, तो समझ में आती बात। एक बहुत छोटी सी राशि भी आपके पास नहीं है जीवन का उच्चतम ज्ञान पाने के लिए, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि आप जगत को लेकर के इतने असमर्थ क्यों हो? दुनिया से लड़ने का जज्बा क्यों नहीं है आप में? कमाना भी एक युद्ध होता है, और कमाने का मतलब जरूरी नहीं है कि लालच या भोग हो। अभी बताया मैंने कि मैं कमाता था, और उस समय पर आज से 22-24 साल पहले अगर 60,000 रुपये मेरे हाथ में आता था, तो 55,000 रुपये जाकर बैंक को दे आता था। कमाने का मतलब जरूरी नहीं होता कि भोग है, पर कमाने में एक पुरुषार्थ होता है, कर्मठता होती है। और जो बात कमाने पर लागू होती है कि संघर्ष, वही बात दुनिया के हर युद्ध में लागू होती है। वो दिनकर जी का बड़ा अच्छा है, भाव कुछ ऐसा है कि तप और रण, ये दोनों सूरमाओं के ही काम होते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होता है क्लीव, वो न तप कर सकता है और न रण कर सकता है। कुछ ऐसे ही शुरू होता है कि तप और रण होते ये दोनों सूरमाओं के ही काम। और आगे की कुछ पंक्तियां अभी याद नहीं आ रही। खेल सारा बेटा पैसे का है। एक मजेदार बात बताऊं, पैसा कहां तक जाता है? बड़े जो अखबार भी हैं, जिन्होंने मान लो मुझे लेकर कोई अपमानजनक बात छाप दी है, वो खुद अपनी ओर से फोन करके कह रहे हैं, थोड़ा इतना पैसा दे दीजिए, तो ये डिलीट कर देंगे और ये लिंक हटा देंगे। सब पैसे के लिए ही किया जाता है। जो लोग मेरे खिलाफ भी यह सब करते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनकी आस्था पर प्रहार हो रहा है? नहीं, उनकी आस्था पर नहीं, उनके पेट पर प्रहार हो रहा है। उनके लालच पर प्रहार हो रहा है। ये वही लोग हैं जो अंधविश्वास की दुकान चलाते हैं, उन्हीं दुकानों से अपनी पत्नियों के लिए गहने लेके आते हैं। यह मुझ पर प्रहार न करें, तो इनके बच्चों की फीस नहीं जाएगी और बीवी को साड़ी नहीं आएगी। इनकी ये हालत है। दुनिया को समझना सीखो। आस्था युद्ध नहीं है, अर्थ युद्ध है। दो देशों में लड़ाई हो, उनमें से जो ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 99% संभावना है वही देश जीतेगा। दो देशों में लड़ाई हो रही हो, जानना चाहते हो कौन सा देश जीतेगा? बस ये देख लो कि जीडीपी किसका ज्यादा है। ज्यादा बड़ी जो इकोनॉमी होगी, वही देश जीतेगा।
और इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बड़ी हो जाती है। गलत मत समझ लेना, मैं दुनिया के रंग में रंग जाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं दुनिया की दौड़ में फंस जाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं दुनिया की चक्की में पिसने को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा बंधन ही आर्थिक है तो उसकी काट भी तो आर्थिक ही रखनी पड़ेगी ना। और आर्थिक काट दो तरह से रखी जाती है, एक तो जो फालतू के खर्चे हों वो बंद कर दो, और दूसरी यह कि आमदनी बढ़ा लो। एक तो यही बहुत अच्छा है, सामने युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा? जीवन एक संग्राम नहीं है, ये पूरा ही बहुत सुंदर है। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तमसे नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। अर्जुन सिसोदिया, दुनियादारी सीखो, दुनिया में जितना सीखो। आपको ही जिताने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा है। मेरी आंखों के सामने ही हारोगे और रोज हारोगे तो मुझे कैसा लगेगा? मैंने कहा था फ्री मैन इन मार्च। फ्री होकर मुझे क्या करना था? मैं तो फ्री हो गया। मैं फ्री इसीलिए होना चाहता था ताकि आपको फ्री कर सकूं। अब आप अनफ्री रहे रहे आचार्य जी, आप मेरी जान हो। कुछ नहीं है उसमें। अभी बोल दिया तो कितनी बद्दुआएं आ रही होंगी। मैं क्या करूं? मेरा तो इतिहास ही रहा है दिलों को तोड़ने का। हर दिशा से आरोप ही यही रहा है कि यह बंदा किसी के प्यार की कीमत नहीं करता। मुझे मत बताओ कि मैं अच्छा हूं इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अच्छे हो जाओ। मुझे मत बताओ कि मैं प्यार के काबिल हूं, आप अपनी पूरी काबिलियत पालो। आपकी जीत में ही मेरा गौरव है। जय, संघर्ष करिए। जहां भी हैं आप, जिन भी बंधनों में उलझे हुए हैं उनको तोड़िए, जूझिए। गलत शहर में फंसे हैं तो शहर छोड़िए। गलत नौकरी में हैं तो नौकरी छोड़िए। गलत मान्यताओं में हैं तो मान्यता छोड़िए। दुकान चलाते हैं, आमदनी नहीं हो रही तो और जूझकर मेहनत करिए। गलत खर्चे पाल रखे हैं तो गलत खर्चे छोड़िए। ये थोड़ी है कि आचार्य जी हमने बैठकर आपका सत्र सुन लिया। सत्र सत्र के लिए नहीं है, सत्र जिंदगी के लिए है। जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं जिंदगी में आपको जूझते हुए और जीतते हुए देखना चाहता हूं। और जो लोग मेरे पास गीता के लिए आए हैं बस, और जिंदगी के लिए नहीं आए, उनको जिंदगी तो नहीं ही मिलेगी, उन्हें गीता भी नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा वर्ग है इस गीता कम्युनिटी पर जो कहता है नहीं, हम तो बस यहाँ पर एक एकेडमिक एक्सरसाइज करने आए हैं। एकेडमिक एक्सरसाइज क्या है? कि गीता एक टेक्स्ट बुक है और हमें उसका इंटरप्रिटेशन इनसे समझना है क्योंकि यह थोड़ा सा अलग, रोचक और शायद गहरा अर्थ दे देते हैं। तो वो सुनने आए हैं, जिंदगी वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं। इन लोगों को मैं कह देता हूं, जिंदगी तो तुम्हें वैसे भी बदलनी नहीं है। तुम यहाँ गीता के लिए आए हो, तुम्हें गीता भी नहीं मिलेगी। न जिंदगी मिलेगी न गीता मिलेगी। गीता भी सिर्फ उनको मिलेगी जो जिंदगी से जूझने को तैयार हों गीता की रोशनी में। मैं कोई संस्कृत साहित्य का शिक्षक हूं क्या? या हिंदी लिटरेचर का? कि तुमको यहाँ बैठकर संदर्भ प्रसंग भावार्थ बता रहा हूं एक एक पंक्ति का। जान लगा करके प्रयास करो, उसके बाद परिणाम जो भी आता है उसको जीत मानो। पर बंदा जुझारू चाहिए। मैं छोटा था तभी से टीवी पर कोई भी मैच आ रहा होता था, मैं बहुत जानूं भी ना, वहां पर मेरी कोई रुचि भी ना हो, लेकिन उसमें जो भी अंडरडॉग होता था मैं उसके साथ हो जाता था। समझ में आ रही है बात? मान लो ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन है, ये सब आया करते थे, दूरदर्शन पर भी आते थे। अब सेमीफाइनल आ रहा है और उसमें मैच चल रहा है माइकल चांग और बोरिस बेकर का। माइकल चांग का नाम न सुना होगा आप में से बहुत लोगों ने। वो लड़का सा था। तो मैं बस ये देख लूं कि रैंक किसकी नीचे है, सीडिंग किसकी नीचे है, और जो नीचे वाला है मैं उसके साथ हूं। मेरे साथ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मजा तो तब आता है जब अंडरडॉग जीते। जो पहले से ही ऊपर बैठा हुआ है वो जीत रहा है तो उसकी तरफदारी करके मुझे क्या मिलेगा? और मैं गौरव से कह सकता हूं कि अपनी जिंदगी में भी जो लड़ाइयां लड़ी हैं सब अंडरडॉग होकर लड़ी हैं और बहुत सी जीती भी हैं। अंडरडॉग होकर यह है कि अगर हार भी गए तो शर्म कैसी, और टॉप डॉग होकर अगर जीत भी गए तो फक कैसा। आप सब अंडरडॉग्स हो। कभी बिल्ली कुत्ते की लड़ाई देखी है? बिल्ली छोटी होती है पर बिल्ली कुत्ते की लड़ाई देखना, इतने चांटे मारती है कुत्ते को, पट पट पट। वैसे छोटे हैं पर कूद कूद कर मारेंगे, यानी पंचिंग अबव वन्स वेट। मजा भी तभी आता है, और लाज की बात भी ज्यादा तब होती है जब वो छोटे से पिट जाता है। मैं किसी व्यक्ति को पीटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। जहां भी हो अपनी औकात से ज्यादा बड़ा पंगा लो।
प्रश्नकर्ता, धन्यवाद आचार्य जी। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, मुक्ति कमजोरी से नहीं आती, संघर्ष और समझ से आती है। धन्यवाद।